कनाडा में संपन्न G7 सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण था? इसका करेक्ट आंसर है 51वां। कनाडा में संपन्न G7 सम्मेलन का ये 51वां संस्करण था। 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित किया गया था। इसकी मेज़बानी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 3 प्रमुख लक्ष्यों के इर्द गिर्द केंद्रित था, जिनमें शामिल है समुदायों और विश्व की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और डिजिटल परिवर्तन को तेज करना। इसके साथ ही भविष्य के लिए रणनीतिक साझेदारियों को सुरक्षित करना। G7 की चर्चाएं। इस सम्मेलन की शुरुआत इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच हुई है, जिससे सम्मेलन का फोकस आर्थिक मुद्दों से हटकर तात्कालिक सुरक्षा चिंताओं पर आ गया था। इस सम्मेलन ने गाज़ा में तनाव को कम करने और संघर्ष विराम की अपील की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर युद्ध विराम की मांग नहीं की। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच शांति प्रयासों की दिशा और नेतृत्व को लेकर मतभेद भी सामने आए। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक नए पोस्ट ब्रेक्जिट व्यापार समझौता रही। इस समझौते के तहत ब्रिटेन की ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस उत्पादों पर शुल्क में कटौती की गई और बीफ और एथेनॉल जैसे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा दिया गया। हालांकि स्टील टैरिफ को लेकर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा इस सम्मेलन में कनाडा और अमेरिका के बीच भी शुल्क विवादों को सुलझाने के लिए 30 दिवसीय समय सीमा के भीतर व्यापार वार्ताएं शुरू की गई। इस सम्मेलन में कनाडा ने डिजिटल गवर्नेंस को प्राथमिकता दी, विशेष रूप से AI के क्षेत्र में। इस विषय पर प्रमुख चर्चाएं ये रहीं। 2023 में अपनाए गए हिरोशिमा AI संचार संहिता में किए गए नैतिक संकल्पों की पुष्टि पुनः की गई। इसके अलावा OECD के AI फ्रेमवर्क को पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए समर्थन दिया गया। इसके साथ ही साथ कनाडा ने AI और डिजिटल नवाचार के लिए एक नया मंत्रालय स्थापित करने की घोषणा की है। G7 में भारत इन चर्चाओं में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदार AI की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए फर्जी वीडियो को रोकने के लिए वाटरमार्किंग की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। इसके अलावा उन्होंने विकासशील देशों के लिए UPI और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मॉडल के रूप में साझा किया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के हैदराबाद में अपना पहला सेफ्टी इंजीनियर सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया? इसका करेक्ट आंसर है गूगल। हाल ही में गूगल ने हैदराबाद में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया। यह एशिया प्रांत क्षेत्र में शुरू की जाने वाली पहली और ग्लोबल स्तर की चौथी ऐसी सुविधा है। यह भारत की डिजिटल सुरक्षा और तेलंगाना के तकनीकी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। AI की बढ़ती ताकत और ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते खतरों के बीच यह केंद्र न केवल भारत के बल्कि पूरे एशियाई प्रांत क्षेत्र में जिम्मेदार तकनीकी विकास और डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा। GSEC के उद्देश्य। इसका उद्देश्य होगा एक जिम्मेदार AI सिस्टम का निर्माण और इसका परीक्षण करना। इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करना और सरकारी और निजी इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना। महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक किस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है हिंदी। महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह नया आदेश राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक लागू होगा। यह आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य पाठ्यचर्या ढांचा 2024 के तहत लागू किया गया है। इससे पहले जब हिंदी को पहली कक्षा से अनिवार्य रूप से पढ़ाने की योजना बनाई गई थी, तब विरोध के चलते उसे स्थगित कर दिया गया था। हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यदि कक्षा में कम से कम 20 छात्र किसी अन्य भारतीय भाषा को चुनना चाहें तो वे उस भाषा का चयन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित भाषा की शिक्षा के लिए या तो शिक्षक नियुक्त होंगे या ऑनलाइन माध्यम से इसे पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सभी स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य बनी रहेगी। भारत और यूक्रेन के बीच पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस क्षेत्र पर आधारित थी? इसका करेक्ट आंसर है कृषि।
भारत और यूक्रेन के बीच पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर आधारित रही। 18 जून 2025 को वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया गया था और यह बैठक दोनों देशों के कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत और यूक्रेन के बीच कृषि क्षेत्र पर केंद्रित पहला औपचारिक संवाद है। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत से श्री अजित कुमार साहू और यूक्रेन से सुश्री ओक्साना ओसमाचको द्वारा की गई। यह पहल वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और कृषि नवाचार की प्राथमिकता को देखते हुए यह साझेदारी भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कृषि पहुंच और यूक्रेन की प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझेदारी की रुचि को दर्शाता है। भारत की प्रमुख कृषि पहलें ई-नाम डिजिटल कृषि बाजार मंच, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दालें और राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल एवं तिलहन। भारत का पक्ष किसानों के लिए डिजिटल समाधान, जलवायु लचीली कृषि, किसानों को जोखिम प्रबंधन और ऋण सुविधा। इसके अलावा किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा, उत्पादकता वृद्धि और ग्रामीण सशक्तिकरण भारत के पक्ष रहे। यूक्रेन की रुचियां और सहयोग क्षेत्र। यूक्रेन ने भारत के साथ जिन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई वे ये हैं: खाद्य प्रसंस्करण और कृषि यंत्रीकरण, जीनोम संपादन और पौध प्रजनन तकनीक, डिजिटल कृषि और मृदा उर्वरता और मानचित्रण। यूक्रेन ने भारत को कृषि अनुभव के क्षेत्र में एक पूरक शक्ति के रूप में मान्यता दी है। इस चर्चा में शामिल द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र बागवानी और फसल विविधीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुसंधान साझेदारी, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना और बाजार तक पहुंच और खाद्य सुरक्षा मानक। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी चोरी में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? इसका करेक्ट आंसर है 10%। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी चोरी में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। सीबीआईसी भारत में अप्रत्यक्ष करों जैसे जीएसटी, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में प्रशासन का जिम्मा संभालता है। इसने नई दिल्ली में आयोजित सीबीआईसी सम्मेलन 2025 के दौरान इसका खुलासा किया। वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी चोरी 2.23 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.2 लाख करोड़ से भी अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामलों की त्वरित जांच, जीएसटी पंजीकरण में सरलता और कर चोरी के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। जीएसटी भारत की एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसे जुलाई 2017 में लागू किया गया था। भारत द्वारा विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नया दीर्घमार्गी संस्करण है। यह अधिकतम कितनी दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम होगा? इसका करेक्ट आंसर है 300 किलोमीटर। भारत द्वारा विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नया दीर्घमार्गी संस्करण है। यह अधिकतम 300 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम होगा। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और यह प्रणाली सटीक हमलों, तेज तैनाती और अधिक मारक क्षमता को समर्थन देगी। यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। पिनाका प्रणाली में 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की रेंज वाले अपग्रेडेड संस्करण का उत्पादन जल्द ही शुरू होगा। डीआरडीओ अब पिनाका 3 यानी 120 किलोमीटर और पिनाका 4 300 किलोमीटर संस्करण का निर्माण करेगा। गाइडेड पिनाका के सफल परीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया कि अगले 3 से 5 वर्षों में यह सिस्टम भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। वहीं 2030 तक 22 पिनाका रेजिमेंट तैनात करने की योजना भी है। निप्पॉन कोय इंडिया में प्रबंध निदेशक नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है जी संपत कुमार। निप्पॉन कोय इंडिया में प्रबंध निदेशक नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जी संपत कुमार बने। यह जापान स्थित कंपनी की भारतीय शाखा है जिसकी जिम्मेदारी जी संपत कुमार को दी गई है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को इस शीर्ष पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई हो। यह नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निप्पॉन कोय इंडिया की भारत और एशिया प्रांत एवं पश्चिम एशिया क्षेत्रों में उपस्थिति को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नियुक्ति निप्पॉन कोय इंडिया की भारत केंद्रित रणनीति का हिस्सा है जो देश के इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को उजागर करता है।
जी संपत कुमार, जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग और आईटी कंसल्टेंसी में 35 वर्षों का अनुभव है।